बच्चों आज हम चैप्टर 2 यानी कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा ही था कि मोशन किस तरीके से मोशन होता है, ठीक है, और उसकी क्वेश्चंस हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ मोशन, मीन्स मोशन किस कारण से होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि फोर्स है क्या। तो फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्पीड, डायरेक्शन, शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई एक्सटर्नल एफर्ट जिसकी वजह से स्पीड, डायरेक्शन, शेप या साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होता है या चेंज होने की कोशिश होती है, ठीक है, उसे हम फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें तो जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, हम जैसे बॉल फेंक देते हैं, है ना, ऐसे ही ज़मीन पर, तो वो जाती है धीरे 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 धीरे, वो रुक जाती है। तो वो रुकी क्यों? उसकी स्पीड स्लो होती गई यानी कि, और एक टाइम पे ज़ीरो हो गई। तो वो ज़ीरो क्यों हुई? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, लाइक फ्रिक्शन, उस पर फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होता है, ठीक। ऐसे ही यानी कि स्पीड चेंज जाती है। अगर आप बाइसिकल से किसी मतलब जैसे जा रहे हो तो आप देखोगे कि आप अगर पैडल मारना रोक देते हो, है ना, तो धीरे धीरे क्या आपकी स्पीड स्लो होकर रुक जाती है, मीन्स स्पीड चेंज हो गई, रेस्ट में आ गया वो आप। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फोर्स की वजह से हमारा जो है स्पीड चेंज हो सकती है। डायरेक्शन, जैसे आप किसी डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, चल रहे हो, तो आपको जब जैसे आप साइकिल से किसी डायरेक्शन में चल रहे हो, है ना, तो आपको अगर डायरेक्शन आप कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो उसी डायरेक्शन में मूव होते रहोगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है ना, हैंडल्स को मूव कराना पड़ता है ना, इधर से उधर, तब जाके आप डायरेक्शन चेंज करते हो। मीन्स फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज होती है। शेप की बात करें तो आप जैसे मेरे पास पेपर ही है तो उसको मैं फोल्ड कर दूँगी तो ये क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा, है ना। या आप चादर है बिखरा मतलब वैसा फ्लैट है, उसको फोल्ड कर दिया, चेंज हो गई शेप, है ना। आप रोटी बना देते हो, है ना, आटा लेते हो और रोटी बना लेते हैं तो चेंज हो गई शेप। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शेप चेंज होती है बाय अप्लाइंग फोर्स। इसके अलावा साइज़ भी चेंज होता है। साइज़ से मतलब जैसे स्प्रिंग है, आप स्ट्रेच कर दोगे साइज़ चेंज हो जाएगा, है ना। आप रबर यूज़ करते हो बालों में, धीरे धीरे फोर्स अप्लाई होते रहते हैं, चेंज हो जाती है उसकी जो साइज़ है, ठीक है। तो यानी कि फोर्स की वजह से साइज़ भी चेंज होती है, ठीक है। तो ये है फोर्स, ठीक। अब फोर्स की टाइप्स, तो दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फर्स्ट वन बैलेंस फोर्सेस की हम बात करेंगे। बैलेंस फोर्सेस मीन्स फोर्सेस विच आर बैलेंस्ड, मीन्स वो टोटल फोर्सेस या जितनी भी फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं और उसकी वजह से, उन फोर्सेस की वजह से कोई उसमें चेंज नहीं दिख रहा है, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या डायरेक्शन का या स्टेट रेस्ट का, तो हम कहेंगे कि वो जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। मतलब अगर कोई बैलेंस्ड फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, इट मीन्स वो अपना जो स्टेट है उसी स्टेट में रहेगी, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है। तो उन सारी फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोई चीज़ अगर मैंने माना, जैसे आप अगर मैंने माना ये पेन रखा है तो ये ऐसे ही रखा रहेगा, क्यों? क्योंकि इस पर जो सारी फोर्सेस लग रही हैं यानी कि वो एक दूसरे को कट ऑफ कर रही हैं और नेगलीफाई कर रही हैं, और नेट जो रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है यानी कि ज़ीरो आ रहा है। इसी वजह से इसमें कोई भी
चेंजेस नहीं हो रहे, ये मोशन में नहीं आ रहा। ठीक, तो बैलेंस्ड फोर्सेस यानी कि क्या, कि वो फोर्सेस जिनका कि नेट जो है ज़ीरो हो या रिजल्टेंट ज़ीरो हो। ठीक है, और बैलेंस्ड फोर्सेस के लिए जैसे कि आप पैन में दो पैन मतलब बैलेंस में यानी कि तराजू में दोनों पेन्स में हम कोई जब इक्वल वेट रख देते हैं तब वो बैलेंस होता है, यानी कि दोनों तरफ हम इक्वल फोर्स लगाएंगे तब वो बैलेंस हुआ। इसी तरीके से अगर सारी फोर्सेस एक दूसरे पर इक्वल लग रही होती हैं तो उन्हें हम बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो ये रुका रहेगा, लेकिन अगर मैं एक तरफ से फोर्स ज़्यादा कर दूँ तो ये मूव हो जाएगा। नीचे से अगर मैंने ऊपर कर दिया फोर्स ज़्यादा, और अगर मैं अपनी फोर्स हटा लूँ तो ये इसकी वेट की वजह से नीचे चला जाएगा, है ना। मीन्स अगर ये स्टेबल है इट मीन्स इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं कि जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक डायरेक्शन से ज़रूर लग रहा होता है। ठीक है, और इसकी वजह से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने इसमें एग्जांपल नहीं लिखे हैं, आप लिखेंगे, इसमें भी एग्जांपल आप लिखेंगे। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस जैसे कि आपको ये रखा है, मैंने फोर्स लगाया, अनबैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि मैंने इस पर अपनी डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे टग एंड वॉर खेलते हैं तो एक डायरेक्शन में जहाँ ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है उसी तरफ मूव हो जाते हैं, तो यानी कि क्या, जहाँ डायरेक्शन ज़्यादा फोर्स ज़्यादा है वहाँ पे पुल हो गया, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स है, इक्वल होता तो रुके रह जाते। ठीक है, तो ये आप देखोगे बहुत सारी जगह पे हम फोर्सेस ये देखते हैं, कोई भी चीज़ उठाना होता है हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, है ना, या रखना होता है, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि हम करेंगे तो हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, दिस आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब फोर्सेस के बाद आपको एक और टर्म जो कि गैलीलियो मतलब ऑब्जर्वेशन को मैं बताने वाली हूँ कि मोशन में कि कोई चीज़ मोशन में है तो वो अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी दूर तक जाने वाली है, इसके बारे में इसमें मीन्स इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन में। तो इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप इसके बारे में खुद लिखेंगे, मैंने कोई मतलब इसको केवल डायग्राम से मैं समझाऊंगी, आप खुद लिखना है। ठीक है, मैं इसके जो कंक्लूज़न है वो मैं बताऊंगी। तो गैलीलियो ने कुछ मतलब ऑब्ज़र्व किया, एक इंक्लाइन प्लेन लिया और उसमें एक मैंने मान लिया मतलब एक एच हाइट पर बॉल रखी इंक्लाइंड प्लेन पे एस डिस्टेंस का। ठीक है, एक मार्बल बॉल ली थी उन्होंने, मतलब मार्बल लिया, और दूसरी तरफ जो प्लेन था वो मूवेबल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने एक तरफ पहले θ1 एंगल रखा। ठीक है, गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ये रहा। ठीक है, एक तरफ θ1 रखा बी एंगल पहले। ठीक है, ये मैंने बाद में बनाया, तो पहले θ1 रखा और उन्होंने देखा कि उन्होंने जब मार्बल को छोड़ा तो वो नीचे मूव करेगी, स्पीड इसकी बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये नीचे की तरफ इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है जिसका कि नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, मतलब ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है ना, तो इस वजह से वो नीचे की तरफ जब आती है तो एक्स्ट्रा एक फोर्स लग जाती है जिसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, और उस वजह से इसमें स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर ये क्योंकि ये स्लैंटिंग है तो ये नीचे जाके फिर दूसरे डायरेक्शन में राइट साइड मूव होता है। तो ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वो एच हाइट तक ही ऊपर मूव हुआ।
ठीक है, दूसरी तरफ जो एंगल था उस पर उतना ही हाइट तक मूव हुआ।